हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये जो ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट है, एक साइंटिस्ट थे दे ब्रॉगली, फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। दे ब्रॉगली ने सबसे पहले एक हाइपोथेसिस दी थी, उसे कहते हैं दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस। दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और ये हाइपोथेसिस आई थी इन ईयर 1924। इसमें दे ब्रॉगली ने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर पार्टिकल नेचर के साथ साथ एक और नेचर भी आ जाएगी जिसका नाम है वेव नेचर। मतलब वो पार्टिकल की तरह तो बिहेव करेगा ही करेगा, लेकिन वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा, यानी दो दो नेचर होंगी। इसी को हम कहते हैं ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब दो नेचर, पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर भी। तो चलिए मैं इस हाइपोथेसिस को यहां पे लिख देता हूं, आप लोग नोट करिए। दे ब्रॉगली ने बताया था एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन possess all wave properties। मतलब कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल पार्टिकल्स, उसके अंदर पार्टिकल नेचर तो होगी, लेकिन अगर वो मोशन में है तो उसके अंदर वेव नेचर भी होगी। और ये दोनों नेचर बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। मतलब जो वेव नेचर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर। अब देखिए, वेव नेचर का सबसे बड़ा जो एविडेंस है, सबसे जो बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका नाम है वेव लेंथ। और वेव लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो वेव नेचर से आ गया लैम्डा। और पार्टिकल नेचर का सबसे बड़ा जो एविडेंस है, जो सबूत है, प्रमाण है, वो है लीनियर मोमेंटम। अगर किसी के अंदर भी पार्टिकल नेचर है और अगर वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर लीनियर मोमेंटम जरूर होगा। और लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv। मतलब अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली जो वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लीनियर मोमेंटम के। और किसी भी पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है उसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू दे ब्रॉगली जो वेव नेचर की वजह से वेवलेंथ आ रही है पार्टिकल की, वो उसके लीनियर मोमेंटम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। अब अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएं और इक्वल टू लगाएं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसे हम h से डिनोट करते हैं। और यहां पे ये जो h है ये कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू सब लोग याद कर लें, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। नोट कर लीजिए सब लोग, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये एमकेएस सिस्टम में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि जो वेवलेंथ होगी, इस वेवलेंथ को साइंटिस्ट दे ब्रॉगली के नाम के ऊपर दे ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। तो कभी भी किसी पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी हो तो ध्यान रखें उस वेवलेंथ को दे ब्रॉगली
वेवलेंथ कहते हैं। यहां पे हम जो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, एटम हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, या जैसे कोई मॉलिक्यूल हो गया, या और अगर हम बड़ा ऑब्जेक्ट लें तो जैसे कोई क्रिकेट बॉल हो गई, ठीक है। तो ये जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो मूव करेंगे, मोशन में होंगे, तो उनके अंदर वेव नेचर आ जाएगी, और वेव नेचर की वजह से हम उनकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, जहां पे एम है उस पार्टिकल का मास एम के सिस्टम में, और वी है उस पार्टिकल की वेलोसिटी एम के सिस्टम में। देखिए मास की यूनिट होती है किलोग्राम, भले ही आपको क्वेश्चन में पार्टिकल का मास ग्राम में दे रखा हो, लेकिन इस फॉर्मूले में मास रखेंगे किलोग्राम में और वेलोसिटी रखेंगे मीटर पर सेकेंड में, राइट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने का। चलिए अब हम इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, एक न्यूमेरिकल कराते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और उस न्यूमेरिकल से मैं आपको यह बताऊंगा कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, फॉर ऑल टाइप ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इससे जो हमें वेवलेंथ मिलती है वो बड़े ऑब्जेक्ट के केस में बहुत कम मिलती है। क्योंकि अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल है या कार है, तो उसका जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और मास अगर बहुत ज्यादा होगा तो लैम्डा बहुत कम आएगी, इतनी कम कि उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, कोई छोटा पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, तो उनका जो मास होता है बहुत कम होता है, तो जो लैम्डा आती है वो सिग्निफिकेंट आती है, मतलब एप्रिशिएबल आती है, एक ऐसी वेवलेंथ आती है जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसमें यह कहा जा रहा है कि क्वेश्चन है कैलकुलेट द wavelength of a part an electron, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, और ये मास सबको याद होना चाहिए, कभी कभार क्वेश्चन में दे दिया जाता है और कभी कभार नहीं भी दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है आपको velocity is given as 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, आपको इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखा है, और साथ ही साथ एक और ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है सेकेंड पार्ट में। इलेक्ट्रॉन छोटा ऑब्जेक्ट है, अब एक बड़ा ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है, वो है 100 kg ड्रम रोलिंग। एक ड्रम दे रखा है, उस ड्रम का मास 100 किलोग्राम है, और ये ड्रम रोल कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरह से मैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू आपको एक कंपैरिजन देने वाला हूं कि छोटे ऑब्जेक्ट की जो वेवलेंथ है
वो कितनी आएगी, और जो बड़े ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ है वो कितनी आएगी, और हम इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लगा दिया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एच की वैल्यू पुट कर दी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी दे रखी है 10⁻6। और ये सब ऑलरेडी एमके सिस्टम में दिया है, तो आपको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 और नीचे हो जाएगा 9.1। कभी भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया करो तो पहले पावर्स अलग कर लिया करो। तो देखो ये -31 है और ये +6 है, तो -31 और +6 ये आ जाएगा -25। ठीक है, और -25 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, +25। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -34 +25। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.6 अपॉन 9.1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.27 इंटू, ये देखिए 34 -34 और +25, ये कितना होता है -9। ठीक है, तो आएगा 7.27 इंटू, बल्कि ये आ जाएगा 0.727 बेटा, 0.727 इंटू 10⁻⁻9। अब एमके सिस्टम में वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो हमने यहां पे मीटर लिख दिया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.727 को हम लिख सकते हैं 7.27, राइट, 7.27। तो ये बन जाएगा 10 की पावर -10 मीटर, और 10 की पावर -10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम। सबको पता होना चाहिए कि जो एंगस्ट्रॉम होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। और एक और यूनिट आपने पढ़ी होगी नैनोमीटर, तो नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो या तो इसको हम लिख सकते हैं 0.727 नैनोमीटर, और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो हम डेसिमल को एक प्लेस आगे खिसकाएंगे, तो ये 7.27 इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा, और 10 की पावर -10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा आ जाएगा 7.27 एंगस्ट्रॉम। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आई है 7.27 एंगस्ट्रॉम आई है, और ये जो वेवलेंथ है बहुत अच्छी वेवलेंथ है। रियल में जो वेवलेंथ होती है, जो वेव्स की होती है, जैसे लाइट हो गया, इंफ्रारेड रे हो गया, या यूवी रेज हो गई, तो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से देखा जाए एक आइडियल वेव की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे जो आइडियल वेव्स हैं जो आपने सुना होगा, रेडियो वेव, यूवी रेज, लाइट, उनकी भी जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम में आती है, और इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ किस में आ रही है, एंगस्ट्रॉम में आ रही है। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है वो निग्लिजिबल नहीं है, वो सिग्निफिकेंट है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस, दे ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट सारे पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन छोटे पार्टिकल के केस में जो रिजल्ट आता है वो सिग्निफिकेंट आता है, एप्रिशिएबल आता है, जबकि बड़े ऑब्जेक्ट के केस में, अभी हम लैम्डा निकालेंगे बी पार्ट का, देखना वहां पे लैम्डा बहुत कम आएगा, इतना कम कि उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट्स बना लीजिएगा बाद में। चलिए अब हम इस बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब की बार हमको जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो है ड्रम, जिसका मास 100 किलोग्राम है। तो चलिए बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एच की वैल्यू पुट कर दिया 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास
100 kg दे रखा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी मैंने बताया था मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, और यहां वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर। तो आप बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th क्लास में, 8th क्लास में, कि जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे जो लैम्डा आता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये आएगा 7.95, आप चेक करके देख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻37 मीटर। अब देखिए 10 की पावर -37 मीटर, सोचिए बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी बहुत छोटा आएगा, 7.95 इंटू 10⁻⁻27 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 की पावर -10 मीटर। अब 10 की पावर -27 भी तो बहुत छोटा नंबर है, इसको ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। तो वही बात मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेवलेंथ निग्लिजिबल आएगी, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, 10 की पावर -27। तो मैंने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो छोटा पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ सिग्निफिकेंट आएगी, और जो बड़ा पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ निग्लिजिबल आएगी। इसका मतलब एक बार आप बड़े ऑब्जेक्ट की वेव नेचर को, ड्यूअल नेचर को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा ऑब्जेक्ट है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, अल्फा पार्टिकल्स, इनकी वेव नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए।